इस समय दुनिया के सबसे अनप्रेडिक्टेबल, अनट्रस्टवर्दी और शेमलेसली क्रेडिट लेने वाले लीडर जो है ना, वो शायद डोनाल्ड ट्रंप है। दूसरा मैं ये कहना चाहता हूं, अमेरिका के लिए ये बहुत बुरी खबर है। जो अमेरिका को विजय समझते हैं, मुझे नहीं लगता किसी प्रकार से वो विक्टोरियस है। सेना की लड़ाई जहां तक है, तो सेना की लड़ाई में तो देखिए अमेरिका की सेना ईरान से 100 गुना ज्यादा ताकतवर है, तो कोई मुकाबला ही नहीं था। तो सैनिक लड़ाई तो अमेरिका जीत गया, ट्रंप साहब जीत गए। लेकिन आन की जो लड़ाई है वो ट्रंप साहब हार गए। आसिफ भाई बोलिए, अभी आपने सुना प्रमित माकोड़े को, न्यूयॉर्क से लाइव जुड़े हैं और वो गिन के बता रहे हैं बाकायदा कि क्या क्या यूएस ने हासिल कर लिया। आप भी मानेंगे कि ईरान जीता तो नहीं है, ये लड़ाई हारा नहीं है, लेकिन जीता भी नहीं है। बोलिए। देखिए मानिक जी, आप शायद कतराएं, ये ना कहूंगा मैं कि आप घबरा रहे हैं, लेकिन कतरा रहे हैं ये बोलने से। लेकिन इस वक्त जो है इंटरनेशनल लेवल पे आप चाहे सोशल मीडिया देख लीजिए, मीडिया देख लीजिए, अमेरिकन, मैं अपनी बात नहीं करता, वो जीती क्या जीत है जिसका जो है इकरार दुश्मन ना करे। इस वक्त आप देख लीजिए कहां कहां जश्न मनाया जा रहा है। पूरा इंटरनेशनल मीडिया इस वक्त देख रहा है कि किस तरह से ईरान ने जीत हासिल की। ईरान ने जीत हासिल की, ईरान की आवाम ने जीत हासिल की, उसके साथ साथ तमाम वो इंसाफ पसंद लोग जो ईरान के साथ थे, ये उनकी जीत है, ये मानवता की जीत है। बहरहाल सर हमारे गिना रहे थे कि किस तरह से पिछले 150 साल में और डिफेंस बजट वगैरह गिना रहे थे। पहले तो मैं बताऊंगा कि जो इन्होंने कहा था कि 250 साल सिविलाइजेशन, 5000 साल आर्यन सिविलाइजेशन को खत्म करने चले थे। आए थे रेजिम चेंज करने, बेचारे अपने रेजिम में रह गए, अपने घर में ही इतनी लड़ाई चल रही है, आर्मी में लड़ाई चल रही है, भगदड़ मची हुई है, मिनिस्टर में भगदड़ मची हुई है। कितनी ये नेशनल लेवल पे जो अमेरिका में इस वक्त इलेक्शन हो रहा है या पिछले 1-2 दिन में हुआ, किस तरह से इनकी पार्टी हार रही है, वो सब देख रहे हैं। यू आर राइट ब्रो। अच्छा, इनकी बात देखिए कि जब किसी के नेगेटिव चीज को पॉजिटिव में लेना है तो कितने प्यार से कहते हैं कि ये इनका जो है मॉडल है, समझ जाइए। ये मैक्रोन साहब को क्या कहते हैं, किस तरह से उनको कहते हैं कि आपकी बीवी ने तमाचा मारा भूल गए, ये किस तरह से क्राउन प्रिंस की इंसल्ट करते हैं, ये सब जानता है, ये देख रहे हैं। और पिछले 2-3 दिन में ईरान के साथ जो इन्होंने किया, अच्छा, ये पूरी दुनिया इसमें देख रही है। मैं शॉर्ट में सर, शॉर्ट में इनका अचीवमेंट मैं बताऊंगा। शॉर्ट में इनका अचीवमेंट देखिए, ये आए थे रेजिम चेंज करने, कोई रेजिम तो चेंज नहीं हुआ, जबकि यहाँ पे इलेक्टेड गवर्नमेंट है। हाँ, टॉप लीडरशिप को इन्होंने शहीद कर दिया। वो तो अपने हाथ में हथेली में जान लेके खड़े थे, जान का नजराना लेके खड़े थे मैदान में, कोई बंकर में या कहीं दूर नहीं छुपे थे या किसी के दूसरे के कंधे पे रखे बंदूक नहीं चला रहे थे, जिस तरह से इन्होंने अमेरिका ने गल्फ कंट्री का इस्तेमाल किया, उनकी एयरबेस, उनका शिप्स वगैरह और जो भी स्पेस था इस्तेमाल किया। बहरहाल मैं शॉर्ट में ये बताऊंगा इनका अचीव क्या किया इन्होंने। एक मिनट आसिफ भाई रुकिए ना, एक सेकंड स्कूल में मार दिया, ये इनका बहुत बड़ा अचीवमेंट है। अरे आसिफ भाई रुकिए ना एक सेकंड, मुझे ये बताइए ना, आप सीज फायर के लिए क्यों मान गए? कल तक तो आप भी यही कह रहे थे ना, नहीं हटेंगे, नहीं झुकेंगे, लड़ेंगे, मरते दम तक लड़ेंगे। इतने 1 करोड़ 40 लाख लोगों ने रजिस्टर कर लिया, 10 लाख की आर्मी है, क्यों मान गए आप अचानक? तो रुको जरा, सबर करो। यही बात है। देखिए, अगर इसको मान लिया जाए तब भी जो है नुकसानदेह है, ना माना जाए तब भी नुकसानदेह। नहीं मान रहा था अभी तक ईरान, तो सब कह रहे थे ईरान नहीं मान रहा है। देखिए, मैं पहले ये कहूंगा कि ईरान ने ये जंग शुरू नहीं की थी। ईरान अपने आप को सुपर पावर नहीं कह रहा था और ना बना रहा था, और ना इसका दावा था कि मैं सुपर पावर हूं, मैं ऐसा कर दूंगा और मैं वैसा करूं। भाई, इनको किसने हाथ दिया है? ये गुंडागर्दी, ये हमारे यहाँ बॉम्बे की लैंग्वेज में कहेंगे, इनको किसने कहा कि आके भाई बने? इनको किसने भाई बनाया भाई कि तुम आओ? नहीं, वो ठीक है आसिफ भाई, मैं दोबारा पूछ रहा हूं। आसिफ भाई, ये सारी बातें हम पिछले 40 दिन में खुद डिबेट कर चुके हैं। मैं पूछ रहा हूं, अचानक ऐसा क्या हुआ एक रात में, वो सभ्यता मिटा देंगे वाली धमकी के बाद, कि आप मान गए सीज फायर के लिए? अचानक आपने शायद वो देखा, ट्रंप साहब का ट्वीट देखा होगा, जो ट्वीट अब्बास अरागची साहब ने किया, उसी को इन्होंने फिर रिट्वीट भी किया। इन्होंने कहा कि हम पूरी 10 शर्तों को मानने के लिए तैयार है। पूरे 10 पॉइंट जो ईरान की तरफ से प्रपोजल दिए हैं, उसको माना जा रहा है। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। इस वजह से ये तैयार हुए हैं, और वाकई ये जो भूमिका निभा रहे थे इधर उधर वाले, उसकी मैं बात नहीं करता, लेकिन इस वक्त जो है सिर्फ और सिर्फ इस बात पे माना गया है कि देखिए, जो हाहाकार मची है दुनिया में, उसको किसी हद तक जो है निपटाया जा सके। मतलब ईरान बिल्कुल। अच्छा, कांत शर्मा, उसके बाद आ रहा हूं जनरल साहब आपके पास, आ रहा हूं कर्नल टिक्कू और अक्षय आ रहा हूं। शिवकांत जी, ये आपको लग रहा है ये पर्दे के पीछे पाकिस्तान ने, आसिम मुनीर ने, शहबाज शरीफ ने ही सब करवाया है, या फिर एक वो मैसेज हम देख रहे थे, वो जो सोशल मीडिया पर वायरल है, शुरू में जो शहबाज शरीफ के अकाउंट से पोस्ट किया गया, उसमें लिखा था ड्राफ्ट पाकिस्तान पीएम्स मैसेज फॉर ट्विटर। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये डोनाल्ड ट्रंप ने इसको कहा भाई हमसे अपील करो,
शहबाज शरीफ हमसे अपील करो कि युद्ध रोक दो और हम रोक देंगे। शिवकांत जी क्या समझ में आ रहा है? एक और ताकत है जिसकी बात अभी तक आपने नहीं की, और वो है चीन। हाँ, पिछले 2 दिन से चीन ने हस्तक्षेप करना शुरू किया और ईरान को मनाने में चीन की बहुत बड़ी भूमिका है। पाकिस्तान की कोई बिसात नहीं है ईरान को मनाने की या कुछ भी करने की। हम जब शुरू से पाकिस्तान ने मध्यस्थता का प्रस्ताव रखा था तभी से जानते हैं कि असल में तो चीन की भी ये बिसात नहीं है कि वो ट्रंप को मजबूर कर सके। देखिए, मध्यस्थता वो कर सकता है जो मध्यस्थता के बाद जो भी मतलब रजामंदी होगी, जो भी समझौता होगा, उस समझौते को तोड़ने वाले को मजबूर कर सके, वो ये तय करा सके कि समझौते का पालन हो। अब यहां क्या है कि आप कुछ भी समझौता कर लें, ये ईरान भी जानता है, पूरी दुनिया अब जान गई है कि ट्रंप साहब आज समझौता करें, कल तोड़ दें, तो उनको कोई मजबूर नहीं कर सकता कि आपने क्यों तोड़ा। और यही बात नेतन्याहू पर भी लागू होती है। तो ये ईरान का जो भी नेतृत्व इस वक्त तैयार हुआ है इस युद्ध विराम के लिए, उसको भी यही सोचना है। वहां भी अंदर खाने जो है वो बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। IRGC की तरफ से विरोध हो रहा है इसका। उस बहुत से जो कमांडर्स हैं वो इससे खुश नहीं हैं। तो आगे कितना चलेगा वो अलग बात है। लड़ाई की जहां तक बात है, मुझे लगता है ये 2 पहलुओं की लड़ाई थी। सेना की लड़ाई जहां तक है, तो सेना की लड़ाई में तो देखिए अमेरिका की सेना ईरान से 100 गुना ज्यादा ताकतवर है, तो कोई मुकाबला ही नहीं था। तो सैनिक लड़ाई तो अमेरिका जीत गया, ट्रंप साहब जीत गए। लेकिन आन की जो लड़ाई है वो ट्रंप साहब हार गए। यू आर राइट ब्रो। और इसको कहने में किसी को संकोच नहीं होना चाहिए, साफ साफ दिखाई दे रहा है। देखिए, पूरी दुनिया में नेटो से उनकी एक तरह से दुश्मनी हो गई ईरान की इस लड़ाई की वजह से। तो वो अपने मित्रों से अलग थलग पड़ गए हैं। पूरी दुनिया में उनकी जो नीति थी, उनका जो हमला था, इसकी थू-थू हो रही है, कोई इसकी तारीफ नहीं कर रहा। ये बात अलग है कि उन्होंने जो कुछ काम किए हैं, जैसे सैनिक शक्ति कमजोर की है, मिसाइल इंफ्रास्ट्रक्चर या न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर कमजोर किया है ईरान का, तो वो सब उसका स्वागत करते हैं। लेकिन जिस तरह से किया है, बातचीत के बीच में आपने बातचीत तोड़ के जिस तरह से हमला किया है, उसकी कोई तारीफ नहीं कर रहा। और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जो निंदा प्रस्ताव आया बहरीन की तरफ से, उसमें आप देखेंगे 2 महाशक्तियों ने वीटो किया, उसमें रूस ने और चीन ने, और पाकिस्तान तक ने उसमें इनके पक्ष में वोट नहीं किया। पाकिस्तान ने जो है वो उसका बहिष्कार किया, वो उसने वोट ही नहीं किया उसके अंदर। तो कुल मिलाकर के संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अलग थलग पड़े हैं, पूरी दुनिया में ट्रंप अलग थलग पड़े हैं। तो कहां तो आप ईरान को एक तरह से ईरान का दानवीकरण करने पे तुले हुए थे और ये दिखाना चाह रहे थे कि ईरान को मैं पूरी दुनिया से अलग कर दूंगा। लेकिन ईरान ने सहानुभूति बटोरी है इस लड़ाई में, उसने बहुत कुछ खोया है, उसका बहुत भारी नुकसान हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन उसने जो बटोरा है वो सहानुभूति बटोरी है, और ट्रंप के मुकाबले कम से कम उसने अपनी आन बटोरी है। ये बड़ी अच्छी बात कही आपने। अब ईरान की कम से कम इस मामले में कोई निंदा नहीं कर रहा, जबकि सारी जो है आलोचनाएं हो रही हैं ट्रंप के अपने घर में हो रही हैं। यहाँ पूरे अखबार भरे पड़े हैं उससे कि आपने किया क्या। और कुल मिलाकर के देखिए, रिजीम चेंज वगैरह ये सब लफाजी है। आप ईरान में परिवर्तन लाना चाहते थे, आप एक नया ईरान बनाना चाहते थे जो है वो खाड़ी के आसपास पश्चिम एशिया के लिए सही हो और पूरी दुनिया के लिए सही, वो नहीं कर पाए। आपने और ज्यादा कट्टरपंथी जो है ला करके वहां बिठा दिए हैं, तो ये तो परिवर्तन नहीं हुआ ना। तो आपका जो सबसे बड़ा मुद्दा था वही आप पूरा नहीं कर पाए और उसके बगैर पीछे हट गए। और तो जीता, मुझे लगता है इसमें, इस लड़ाई में जीत अगर किसी की हुई है तो वो बाजार की जीत हुई है। बाजार लड़ रहा था ट्रंप से, और ट्रंप जो है वो हार मानने वाले बाजार से ही हैं। तो बाजार ने ईरान ने होर्मुज को पकड़ा, होर्मुज ने बाजार को पकड़ा, और बाजार ने ट्रंप को मजबूर किया है ये युद्ध विराम करने के लिए। वरना तो वो 1 से लाख से वो युद्ध विराम की बात, वो तो ये कह रहे थे पूरी तरह समर्पण करो, आओ हमारी शर्तों पे युद्ध विराम करेंगे। वो सारी की सारी चीजें बदल गई ना, वो इसलिए बदली कि बाजार आपको मजबूर कर रहा। एग्जैक्टली, ओके, ये बड़ी अच्छी बात कही आपने। बोलिए। अब सब कुछ तो मेरे ख्याल से सबने जो बोलना था बहुत अच्छी। अच्छा, हॉर्मुज से शुरू करते हैं, चलिए। ऐसा तो नहीं कि गए थे हॉर्मुज खुलवाने और सब करवाने और उल्टा हॉर्मुज भी गंवा के आ गए। देखिए, मैं 1-2 चीज तो जरूर बोलूंगा। पहले तो ये सीज फायर जो हुआ है 15 दिन का 14 दिन का जो हुआ, ये विश्व के लिए बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि विश्व में पूरा उथल फुथल हो चुका था। कीमतें इतनी बढ़ी गई थी, गैस की कमी हो रही थी। हमारे हिंदुस्तान में ही देख लीजिए आप, पेट्रोल की संकट, हालांकि यहाँ तो सबसे कम हुआ, लेकिन बांग्लादेश, पाकिस्तान, जो कितनी भी कंट्रीज है, सब तबाही मच गई थी। इकोनॉमिकली सब सेटबैक हुआ था सबके लिए। तो मैं मानता हूँ कि दुनिया के लिए एक बहुत अच्छी खबर है।
दूसरा मैं ये कहना चाहता हूं, अमेरिका के लिए ये बहुत बुरी खबर है। जो अमेरिका को विजय समझते हैं, मुझे नहीं लगता किसी प्रकार से वो विक्टोरियस है। ये बताया जाता है कि अमेरिका के अंदर 140 ट्रिलियन डॉलर्स खर्च किया जा रहा है, उनकी मिलिट्री पावर इतनी ज़्यादा है। उसमें किसी को शक कहाँ था? किसी जंग से पहले किसी को शक था कि अमेरिका मिलिट्री पावर, सुपीरियर मिलिट्री पावर? किसी को शक नहीं था। बल्कि ईरान युद्ध से उन्होंने अपनी क्षमता को कम करा दिया, क्योंकि वो हासिल नहीं कर सके जो उनके ऑब्जेक्टिव्स थे। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। दूसरी बात मैं ये बताना चाहता हूं, ईरान, ये जनरल साहब ने बोला सब इसमें लूजर्स हैं। कुछ हद तक ये ठीक है, इकोनॉमिकली लूजर्स हैं, लेकिन आप ये बताइए मेरे को, ईरान में जो व्यवस्था है, 45 या 40 या कितने आपने लीडर्स को मारने के बाद क्या वो व्यवस्था खत्म हुई? क्या व्यवस्था तो वही है, लीडर चले जाते हैं लेकिन सिस्टम तो वही है ना। तो कहां से रेजिम चेंज हो गया? तो वो वही लोग हैं बैठे हुए। बल्कि मैं तो मानता हूं, अगर शायद अली खुमैनी साहब को मारा नहीं जाता होता पहले दिन, शायद यह युद्ध जल्दी खत्म हो जाता, क्योंकि बड़ा व्यक्तित्व था, दुनिया भर में पहचान थी। जब ये IRGC के हाथ में चला गया, ऑटोनमस 31 ऑटोनमस रीजन है ईरान में जो लड़ाई लड़ रहे हैं, अब किनको आप मनाएंगे, किनको नहीं मनाएंगे? तो मैं मानता हूं कि पहले ही दिन खुमैनी साहब को असैसिनेट करने से अमेरिका ने नुकसान कर दिया अपना, क्योंकि पूरा देश यूनिफाई हो गया। ऐसे ही चलता रहा तो इस देश को विश्व गुरु से गुरु घंटाल बनने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। और जो वहां पर सिविल स्ट्राइफ हुई थी, इन्होंने तो कहा 25,000 लोग मरे, अमेरिका ने तो बोला कि 42,000 लोग मरे, लेकिन मरे काफ़ी सारे। उनको तो अमेरिका ने बस के नीचे गिरा दिया। तो मैं मानता हूं कि अमेरिका ने अपनी छवि बहुत खराब करी है। अमेरिका ने 150 साल तक दुनिया को जो दिया, उसी वजह से तो दुनिया के लोग जा रहे हैं अमेरिका में रहने के लिए। इसमें क्या शक है? दुनिया का सबसे पावरफुल देश, लिबरल, सेक्युलर, लेकिन उसमें कोई शक ही नहीं था। लेकिन जब से ट्रंप साहब ने आकर ये तबाही मचा दी दुनिया भर में, उससे तो उनकी छवि खत्म हो गई। आप देख लिया, मैं बताता हूं अमेरिका का नुकसान क्या हुआ। उनके एलाइज, नेटो तो तकरीबन कोई ट्रस्ट ही नहीं है। इवन हियर स्टेट ऑफ हॉर्मुज से उनका सबसे बड़ा एलाई है जापान और साउथ कोरिया। पूरा तेल उनका वहां से जाता है, उनकी तबाही हो गई। ताइवान, उनकी तबाही हो गई। तो अमेरिका ने क्या जीता है इस युद्ध में? कुछ भी नहीं जीता। अब सीज फायर की बात है। अब सीज फायर में मैं मानता हूं कि ये सीज फायर टिकेगा। क्यों टिकेगा? क्योंकि मार्केट मजबूर करेगी उनको इस सीज फायर को आगे करने के लिए। दुनिया जो है नुकसान उठाने के लिए अब तैयार नहीं है। और दूसरा, अब सीज फायर में वेस्टेड इंटरेस्ट भी आएगा, क्योंकि लोग सोचेंगे मार्केट अच्छा कर रहा है, इकोनॉमिकली हम थोड़ा स्टेबलाइज हो रहे हैं, आप प्रेशर इतना ज्यादा आएगा। और जो दूसरा ट्वीट है ट्रंप का, जो दूसरा प्रेसिडेंट ट्रंप का जो दूसरा ट्वीट है, उसमें बिल्कुल क्लियरली उसने लिखा है कि वो ये सीज फायर जो है, कंडीशन क्या मानेंगे क्या नहीं मानेंगे, इसको वो आगे बढ़ाएंगे। और शायद वो अभी यहां सब कुछ छोड़ करके क्यूबा चले जाएंगे। अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। पर अक्षय चोपड़ा, अक्षय जरा थोड़ा एक फौजी का माइंडसेट समझाइए मुझे। क्या ईरान की सेना में, इजराइल की सेना में, यूएस की सेना में एक रिलीफ आया होगा क्या कि भैया बहुत हो गया, 40 दिन बहुत लड़ लिए, अच्छा हुआ ये सीज फायर हो गया? देखिए मानक, सबसे पहले तो 2500 साल पहले ना एक बहुत फेमस बुक आई थी, जनरल sun Tzu की आई थी, आर्ट ऑफ वॉर। और 2026 में डोनाल्ड ट्रंप ने उसको रिपब्लिश करा है, आर्ट ऑफ वॉर बाय डोनाल्ड ट्रंप। जिसका जो पहला कोट है ना, वो है कि अगर आप एनिमी को कंफ्यूज करना चाहते हैं, सबसे पहले खुद कंफ्यूज हो जाइए, क्योंकि जब आपको ही नहीं पता कि आप क्या कर रहे हैं तो एनिमी को कहां से पता लगेगा। इस समय दुनिया के सबसे अनप्रिडिक्टेबल, अनट्रस्टवर्दी और शेमलेसली क्रेडिट लेने वाले लीडर जो है ना, वो शायद डोनाल्ड ट्रंप है। अगर आप विक्ट्री की बात करें, एग्जैक्टली जैसे सबने बोला है कि कोई नहीं जीता, उसके पीछे बहुत सॉलिड रीजंस हैं। लेकिन अगर मैं, प्रमित जी जैसे हैं, अभी वो बोल रहे थे कि नहीं विक्ट्री हुई अमेरिका की, अगर आपको लगता है ऑलमोस्ट $600 बिलियन गवा के, 40 एयरक्राफ्ट गवा के, पूरा गल्फ को डिस्टेबलाइज करने के बाद आप उसी पोजीशन पे आ गए हैं जहां पर आपने वॉर शुरू करी थी, और उसको विक्ट्री कह रहे हैं, तो आई डोंट नो विक्ट्री की डेफिनेशन क्या है। ईरान की विक्ट्री मैं इसलिए नहीं मानूंगा क्योंकि मॉरली ईरान 100% जीता है, और ये एग्जैक्टली वही विक्ट्री है जो हमने वियतनाम में देखी, जो हमने अफगानिस्तान में देखी, जहां पर अमेरिकन ने अगर मिलिटरीली थोड़ी बहुत विक्ट्री करी भी है, तो बहुत सारे फाइनेंशियल और मिलिट्री लॉसेस के बाद फिर वो उस एरिया को डिस्टेबलाइज करके निकल जाते हैं, जो उन्होंने यहां भी कोशिश करी।
बेशर्मो शर्म करो शर्म। लेकिन एक चीज मैं और बताना चाहूंगा मानक, इसमें ये जो आपने ट्रम्प साहब की ना ट्वीट्स देखी होंगी, पहली ट्वीट क्या थी कुछ समय पहले, कुछ दिन पहले, कि हमने ईरान के सारे बेसिस डिस्ट्रॉय कर दिए हैं, उनकी नेवल पावर खत्म कर दी है, एयरफोर्स खत्म कर दी है। उसके बाद ट्वीट आती है जहां पर वो गालियां देना शुरू करते हैं। उसके बाद ट्वीट आती है कि हम सिविलाइजेशन का अंत कर रहे हैं, और आज सडनली 24 घंटे के अंदर ट्वीट आती है कि ये स्वर्णिम युग शुरू होने वाला है नया। तो सिविलाइजेशन के एंड के साथ 24 घंटे में स्वर्णिम युग आ गया। लेकिन इसका एक बहुत स्ट्रांग रीजन था कि जब इन्होंने ये बोला था कि मैं आपके ऊपर एक मेजर अटैक करने वाला हूं, तो ईरान ने उसके कॉन्सिक्वेंस में जो इनको वार्निंग्स दी थी, उनमें सबसे पहली वार्निंग थी कि हमारी 2000 से ऊपर मिसाइल्स रेडी हैं टू स्ट्राइक ऑल द बेसेस इन इजराइल एंड एंटायर गल्फ, नंबर 1। नंबर 2, हम माइनिंग शुरू करेंगे हॉर्मूज की नहीं, पूरे रेड सी की, और अगर वहां पे माइनिंग होती है, वो माइंस को हटाने में आपको सालों लग जाएंगे, वो पूरा एरिया बिल्कुल शिपिंग के लिए क्लोज हो जाएगा। और नंबर 3, सबसे इंपॉर्टेंट, जो इंटरनेट केबल्स है, वहां से 17 मेजर केबल्स गुजरती हैं रेड सी से। अगर इंटरनेट केबल्स को काट देता है तो एशिया, अफ्रीका और यूरोप का $10 ट्रिलियन का रेगुलर ट्रांजैक्शन होता है, जिसमें सबसे ज्यादा इफेक्ट होगा यूएस के माइक्रोसॉफ्ट और गूगल सर्विसेज। तो ये सारी चीजें के प्लस तो यूएस के सिटीजंस के ऊपर टारगेट होने शुरू हो गए हैं। ये सारी चीजें अगर आप देखेंगे, इसकी वजह से ये सीजफायर एक्सेप्ट करना पड़ा है अमेरिका को। ओके, ऑलराइट, नहीं करता अटैक करने। ओके, मैं अभी भी आसिफ भाई, इतना छोटा पहले कभी नहीं हुआ होगा। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।